आज की इस गहरी चर्चा में ना हम एक ऐसी बात पर विश्लेषण करने वाले हैं जो शायद पिछले 50 सालों से हम बिल्कुल गलत समझते आ रहे हैं। बिल्कुल। और हमने एक नेचुरल वेरिएशन को ना एक बीमारी का नाम दे दिया। वही तो, क्या हो अगर हमें अचानक पता चले कि बच्चों के दिमाग की इस नेचुरल वेरिएशन को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसी अप्रोच जहां हमने सिस्टम को बदलने के बजाय हमेशा बच्चे को उस टूटे हुए सिस्टम में फिट करने की जिद की है। सही बात है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो चलिए इसको परत दर परत समझते हैं। आज हमारे पास इस विषय पर एक बेहद प्रभावशाली मैन्युस्क्रिप्ट है जिसका नाम है ऑटिज्म रीइमेजिन्ड। और सबसे अजीब बात यह है कि ये किसी क्लिनिक या लेबोरेटरी से नहीं आई है। हाँ, ये सच में इसकी सबसे अनोखी बात है। ये दो बिल्कुल अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स का एक साझा प्रयास है। एग्जैक्टली एक तरफ हैं देवेंद्र सिंह सिब्बल जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बड़े इकोसिस्टम्स बिल्ड करने के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ गोविंद पाठक हैं जो एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं। राइट। और वो सिस्टम्स की आर्किटेक्चर को एथिकली और लॉजिकली रीइमेजिन करते हैं। और यही वजह है कि इस चर्चा का नजरिया बिल्कुल अलग होने वाला है। मतलब जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक टेक्नोलॉजिस्ट किसी न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन को देखते हैं तो वो किसी मेडिकल टेक्स्ट की तरह सिम्टम्स की लिस्ट नहीं बनाते। हाँ। वो सीधा प्रोसेसेस, वर्कफ्लोज और एनवायरनमेंट्स का विश्लेषण करते हैं। सही कहा। तो इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस मैन्युस्क्रिप्ट के जरिए ये समझें कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD को एक डेफिसिट या कमी की तरह देखना अब बंद करना होगा। एस्थेटिक सिस्टम डिजाइन करना होगा जो उनके दिमाग के हिसाब से काम करे। तो इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इस मैन्युस्क्रिप्ट की शुरुआत ना किसी हॉस्पिटल की ब्राइट लाइट्स या किसी डायग्नोसिस पेपर के ठंडे शब्दों से नहीं होती। हाँ, वो शुरुआत बहुत ही शांत होती है। एकदम निजी एहसास से, एक ऐसी फीलिंग जो किसी भी परिवार को पहली बार होती है जब उन्हें लगता है कि कुछ अलग है। सोर्स इसे द मोमेंट्स दैट कलेक्ट कहता है। यानी डायग्नोसिस कोई अचानक घटी घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन छोटी छोटी बातों का जमा होना है, जैसे बच्चे का आवाज पर बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करना, या किसी खिलौने को खेलने के बजाय उसके पहिए को घंटों घुमाना, या फिर किसी एक रूटीन को लेकर इतना रिजिड हो जाना कि उसमें जरा सा भी बदलाव एक तूफान खड़ा कर दे। असल में ना आसपास के लोग अक्सर इस पैटर्न को डिसमिस करने की कोशिश करते हैं। समझ में ये आम बात है कहना कि लड़के थोड़ा देर से बोलते हैं। हाँ, या फिर लोग कहते हैं कि हर बच्चा अपनी पेस पर डेवलप होता है। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट बताता है कि पेरेंट्स के अंदर का जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है ना, वो कुछ और ही कह रहा होता है। बिल्कुल, वो एक डेटा प्रोसेसर की तरह इन छोटी छोटी अनोमलीज को डिटेक्ट कर रहा होता है। वो तसल्लियां ऊपर से ठीक लगती हैं, पर अंदर ही अंदर एक लंबा ठहराव बन जाता है। और यहाँ पर स्पेक्ट्रम शब्द के आर्किटेक्चर को समझना बहुत जरूरी है। स्पेक्ट्रम का मतलब एक सीधी लाइन नहीं है। हाँ, जहाँ एक सिरे पर कम ऑटिस्टिक और दूसरे पर ज्यादा ऑटिस्टिक बच्चे हों। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा ठहरना चाहूँगा। अगर स्पेक्ट्रम सीधी लाइन नहीं है तो हम इसे विजुअलाइज कैसे करें? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि जो बच्चा थोड़ा बहुत बोल लेता है वो माइल्ड है और जो नहीं बोलता वो सिवियर है। देखिए, यही समाज की सबसे बड़ी गलतफहमी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्पेक्ट्रम असल में एक कलर व्हील या साउंड इक्वलाइजर की तरह है। साउंड इक्वलाइजर की तरह? हाँ, इस इक्वलाइजर में अलग अलग स्लाइडर्स हैं, जैसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, सेंसरी सेंसिटिविटी हो गई, मोटर स्किल्स और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ओह, मतलब हर स्किल का अपना एक अलग लेवल। एग्जैक्टली। कुछ बच्चों का लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्लाइडर बिल्कुल टॉप पर होता है, वो बड़ी बड़ी वोकैबुलरीज यूज करते हैं, पर उनका सोशल क्यूज का स्लाइडर बिल्कुल बॉटम पर होता है। यानी उन्हें नहीं पता होता कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। सही पकड़ा। और वहीं कुछ बच्चों के पास वर्ड्स नहीं होते, पर उनका विजुअल या स्पेशियल मेमोरी का स्लाइडर इतना हाई होता है कि वो एक बार देखकर पूरी बिल्डिंग का नक्शा डिटेल में ड्रॉ कर सकते हैं। वाओ, ये इक्वलाइजर वाली एनालॉजी ना काफी कुछ क्लियर कर देती है। ये ऐसा है जैसे आपको एक नए शहर का मैप दिया गया हो, आप उस मैप के सहारे चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर अचानक आपको पता चले कि ये मैप उस शहर का है ही नहीं जहां आप खड़े हैं। बिल्कुल। शुरुआत में घबराहट होती है क्योंकि पुराना मैप अब किसी काम का नहीं, पर अगर आप ध्यान से देखें तो उस नए शहर का अपना एक अलग लॉजिक है, अपनी एक खूबसूरती है। हमें सिर्फ वो नया लॉजिक ढूंढना है। और इस पूरे मैकेनिज्म में सबसे खूबसूरत बात यह है
कि जब हम उस नए शहर का यानी उस अलग न्यूरोटाइप का लॉजिक समझ लेते हैं तो हमारा बिहेवियर को देखने का लेंस पूरी तरह बदल जाता है। कैसे? मतलब बिहेवियर को कैसे देखते हैं फिर? जिसे एक ट्रेडिशनल मैप में खराब बिहेवियर या जिद लिखा गया था ना, नए मैप में वो सेल्फ रेगुलेशन का तरीका बन जाता है। मतलब वो खुद को संभालने का तरीका है। हाँ, अगर बच्चा बार बार रॉकिंग कर रहा है, मतलब आगे पीछे हिल रहा है या फ्लैपिंग कर रहा है, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। वो असल में अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में लाने की एक हाईली इफेक्टिव सेल्फ टॉट स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है। चलिए इस लॉजिक को थोड़ा और डीपली समझते हैं। अगर हम भावनाओं से हटकर ठोस विज्ञान की तरफ चलें तो आखिर उस न्यूरो वायरिंग में फिजिकली चल क्या रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये मैन्युस्क्रिप्ट ना डेफिसिट मॉडल से डिफरेंस मॉडल की तरफ आने की बात करता है। और एक पॉइंट जो मुझे बड़ा स्ट्राइकिंग लगा वो था लेफ्ट हैंडेडनेस का हिस्टोरिकल रेफरेंस। ओ हाँ, वो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है सोर्स में। एक सदी पहले तक ना बाएं हाथ से लिखने को दिमाग की कोई कमी या प्रॉब्लम समझा जाता था। बच्चों के बाएं हाथ बांध दिए जाते थे ताकि वो दाएं हाथ से लिखें। सही बात है, और आज हमें ये सोचकर भी अजीब लगता है क्योंकि हम जानते हैं कि वो सिर्फ एक नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल वेरिएशन है। एग्जैक्टली। ऑटिज्म, ADHD और न्यूरो डाइवर्सिटी का पूरा कॉन्सेप्ट यही मुद्दा उठाता है। और विज्ञान इस बात की पूरी पुष्टि करता है। अगर हम दिमाग की फिजिकल वायरिंग और सिनेप्टिक प्रूनिंग को देखें तो एक क्लियर मैकेनिज्म समझ आता है। सिनेप्टिक प्रूनिंग ये क्या होता है? थोड़ा आसान शब्दों में बताइए। देखिए, टिपिकल दिमाग में बचपन के दौरान उन सिनेप्सिस यानी कनेक्शंस की प्रूनिंग यानी कटाई छटाई होती है जो ज्यादा यूज नहीं होते। लेकिन ऑटिस्टिक दिमाग में ये प्रूनिंग अलग तरीके से होती है। अच्छा, तो वहाँ कनेक्शंस बचे रहते हैं। हाँ, वहाँ लोकल न्यूरल पाथवेज ओवर कनेक्टेड रह सकते हैं, जिसकी वजह से किसी एक विषय पर डीप हाइपर फोकस या किसी एक सेंसरी इनपुट की बेहद इंटेंस डिटेल पकड़ने की क्षमता आती है। राइट। मतलब अगर वो डायनासोर पर पढ़ रहे हैं तो उन्हें सब कुछ पता होगा। बिल्कुल, पर वही लॉन्ग रेंज पाथवेज जो दिमाग के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सोशल डायनामिक्स प्रोसेस करते हैं, वो अंडर कनेक्टेड हो सकते हैं। तो दिमाग के कनेक्शंस अलग हैं, इसका मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अलग है। हाँ, क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे मैक और विंडोज कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स? अगर हम इसको थोड़ा बड़े नजरिए से देखें ना, तो ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों पावरफुल हैं, दोनों के अपने स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगर मैं एक विंडोज सॉफ्टवेयर को मैक OS पर रन करने की कोशिश करूंगा तो एरर्स आएंगे, सिस्टम क्रैश होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैक का हार्ड ड्राइव खराब है। नहीं, उसका प्रोसेसिंग इंजन अलग है। वही तो, उसके लिए हमें उसके नेटिव सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा। ये तुलना बिल्कुल सटीक है, और यहाँ गोविंद पाठक का टेक्नोलॉजिकल नजरिया यही समझाता है। जब दो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं तो उनका सेंसरी इनपुट प्रोसेस करने का बैंडविड्थ भी अलग होता है। इससे सेंसरी ओवरलोड के मैकेनिज्म से थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, एक टिपिकल दिमाग बैकग्राउंड नॉइज को हैबिचुएट कर देता है। यानी अगर पंखा चल रहा है या डोर ट्रैफिक है तो दिमाग उस आवाज को फिल्टर करके कॉन्शियस माइंड तक आने ही नहीं देता। हाँ, हमें वो आवाजें सुनाई भी नहीं देती, ध्यान न दें तो। पर एक ऑटिस्टिक दिमाग में वो फिल्टर अलग तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है। वहां पंखे की आवाज, ट्यूबलाइट की हमिंग, कपड़ों के टैग की चुभन और सामने वाले की बातें, बाप रे, सब एक साथ। हाँ, सब कुछ एक ही हाई वॉल्यूम पर एक ही वक्त में CPU को हिट करता है। ये हार्डवेयर का खराब होना नहीं है, ये हार्डवेयर का ओवरवेल्म्ड होना है। पर यहाँ मैं एक बहुत जरूरी पुशबैक देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, बताइए। अगर हम ये मान लें कि ये सिर्फ एक नेचुरल वेरिएशन है, मतलब एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई डेफिसिट नहीं है, तो फिर हम अर्ली डायग्नोसिस के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अगर कोई बीमारी ही नहीं है तो उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके एक मेडिकल लेबल देने की क्या जरूरत है? कि हम अपने ही डिफरेंस मॉडल को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे? यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और ये लॉजिकली वैलिड भी है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात न्यूरोप्लास्टिसिटी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, डायग्नोसिस का मकसद बच्चे को एक लेबल देकर उसकी कंडीशन को मेडिकलाइज करना या उसके OS को बदलना नहीं है। इसका मकसद है उस नए OS के लिए जल्दी से जल्दी सही मैनुअल और सपोर्टिव एनवायरनमेंट ढूंढना। ओह, मतलब सिस्टम को सपोर्ट करना। एग्जैक्टली। शुरुआती 5 साल में दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी नए कनेक्शंस बनाने की क्षमता अपने पीक पर होती है। अगर हम वेट करते हैं ये सोचकर कि डिफरेंस ही तो है, तो बच्चे का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। अगर बच्चे को बार बार सेंसरी ओवरलोड वाले एनवायरनमेंट में बिना किसी सपोर्ट के डालते हैं तो बच्चे का नर्वस सिस्टम लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है
अर्ली डायग्नोसिस उस ट्रॉमा को रोकने का मैकेनिज्म है। डायग्नोसिस एक रुकावट नहीं, एक गाइड है। समझ गया। यानी हम अर्ली इंटरवेंशन ओएस बदलने के लिए नहीं, बल्कि उस ओएस के आसपास का इकोसिस्टम ठीक करने के लिए कर रहे हैं। सही पकड़ा आपने। पर भारत में इस इकोसिस्टम को एक्टिवेट होने में ही सालों लग जाते हैं। सोर्स में एक जगह इंडिया ब्लूप्रिंट का जिक्र है। यहाँ डायग्नोसिस में देरी की वजह सिर्फ क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है ना? नहीं, यहाँ डीपली रूटेड कल्चरल स्टिग्मा एक बड़ा बैरियर है। कहेंगे का प्रेशर पेरेंट्स को सालों तक डिनायल में रखता है, और जब आखिरकार डायग्नोसिस होता है तो उस दिन पेरेंट्स जिस इमोशनल सुनामी से गुजरते हैं उसे लफ्जों में समेटना मुश्किल है। शॉक, गिल्ट, ग्रीफ और फिर एक ऐसी एग्जॉस्शन कि अब हमें ही एडवोकेट, रिसर्चर और सिस्टम बिल्डर बनना पड़ेगा। और उन पेरेंट्स के सामने जो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज आता है वो है बच्चे के बिहेवियर को समझना, खास तौर पर जब बात मेल्टडाउन्स और टैंट्रम्स की आती है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझे बिना तो परेशानी और बढ़ती है। हाँ, और अक्सर पब्लिक प्लेसेस में लोग मेल्टडाउन को टैंट्रम समझकर पेरेंट्स को ही जज करने लगते हैं। इसके पीछे का एग्जैक्ट मैकेनिकल डिफरेंस क्या है? लोगों को इन दोनों के बीच का फर्क कैसे समझना चाहिए? देखिए, टैंट्रम एक लर्न्ड बिहेवियर है। बच्चे को चॉकलेट चाहिए, नहीं मिली तो वो रोकर या जमीन पर लेटकर एक डिमांड पूरी करवाने की कोशिश करता है। उसमें बच्चे का अपने एक्शंस पर कंट्रोल होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही चॉकलेट मिलेगी, टैंट्रम बंद। लेकिन मेल्टडाउन एक अमिग्डाला हाईजैक है। जब वो सेंसरी प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका हमने पहले जिक्र किया था, पूरी तरह ओवरलोड हो जाता है तो दिमाग में कॉर्टिसोल का एक मैसिव फ्लड आता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन का फ्लड। एग्जैक्टली। बच्चे का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक और रीजनिंग संभालता है वो टेम्पररी तौर पर शट डाउन हो जाता है। बच्चा लिटरली कंट्रोल में नहीं होता। ऐसे वक्त में अगर आप डिसिप्लिन लगाएंगे या इंस्ट्रक्शंस देंगे तो आप उस ओवरलोड में और डेटा डाल रहे हैं ना? सही बात है। उसे उस वक्त सिर्फ नर्वस सिस्टम को को-रेगुलेट करने के लिए एक सेफ, काम और लो डिमांड स्पेस चाहिए होता है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? डायग्नोसिस हो गया, रियलिटी एक्सेप्ट कर ली, अब फैमिलीज उन इंटरवेंशंस और थेरेपीज की भूल भुलैया में उतरती हैं। देवेंद्र और गोविंद का फ्रेमवर्क थेरेपीज के इस जंगल को कैसे नेविगेट करता है? सोर्स के चैप्टर 8 से 17 इसी मुद्दे पर फोकस्ड है, जिसमें एबीए, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी आती हैं। लेकिन इनके काम करने का मैकेनिज्म वही सिस्टम्स थिंकिंग पर आधारित है। सिस्टम्स थिंकिंग मतलब? वो थेरेपीज को फिक्सिंग टूल्स की तरह नहीं, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स की तरह देखते हैं। जैसे अगर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी ओटी की बात करें, तो ओटी सिर्फ बच्चे को पेंसिल पकड़ना नहीं सिखाती। इसका डीप मैकेनिज्म सेंसरी इंटीग्रेशन में है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? अगर बच्चे को लाइट टच से घबराहट होती है तो थेरेपिस्ट डीप प्रेशर और प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इनपुट्स फिजिकली वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, जो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि तुम सेफ हो। वाओ, यानी सीधा नर्वस सिस्टम को शांत कर रहे हैं। हाँ, जब नर्वस सिस्टम शांत होगा तभी बच्चा बाकी चीजें प्रोसेस कर पाएगा। पर वहीं मैन्युस्क्रिप्ट वार्निंग भी देता है। कैसी वार्निंग? कि जो लोग 100% क्योर या मैजिक प्रोटोकॉल्स बेचते हैं वो उन वल्नरेबल फैमिलीज के डर का फायदा उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। एक और बड़ा मिथ जो हम थेरेपीज में तोड़ना चाहते हैं वो है कम्युनिकेशन को लेकर। हमें लगता है कि जब तक बच्चा मुंह से शब्द नहीं बोलता वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, जो कि बिल्कुल गलत है। वही ना, अगर बच्चा आपका हाथ पकड़कर फ्रिज तक खींच रहा है या आवाज सुनकर रो रहा है तो वो बिहेवियर ही उसका प्राइमरी कम्युनिकेशन टूल है। और इसमें एकोलेलिया वाला हिस्सा सच में बहुत माइंड ब्लोइंग था। हाँ, अक्सर बच्चे टीवी के डायलॉग्स या दूसरों की बातों को लगातार रिपीट करते हैं और पहले हम इसे एक नॉन फंक्शनल बेकार का बिहेवियर समझते थे जिससे रोकना जरूरी है। एग्जैक्टली। मॉडर्न रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट में इंक्लूड की गई है, वो बताती है कि एकोलेलिया असल में गेस्टॉल्ट लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक हिस्सा है। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, इसे आसान शब्दों में बताइए। देखिए, टिपिकल बच्चे लैंग्वेज को वर्ड बाय वर्ड यानी बॉटम अप सीखते हैं, पर एकोलेलिया में बच्चे लैंग्वेज को टॉप डाउन प्रोसेस करते हैं।
वो पूरे के पूरे ऑडियो ब्लॉक या साउंड चंक को एक भावना या सिचुएशन के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई बच्चा बार बार किसी कार्टून का एक डायलॉग दोहरा रहा है जब वो परेशान है तो वो बिना समझे नहीं बोल रहा, वो उस साउंड ब्लॉक का इस्तेमाल करके आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं वैसा महसूस कर रहा हूँ जैसा इस सीन में कैरेक्टर ने किया था। वाओ, ये तो कम्युनिकेशन का एक पूरा पुल है, एक ब्रिज है। इसे तोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये उनकी आवाज है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मैं एक और बड़ा पुशबैक लाना चाहता हूँ। बोलिए। आपने सिस्टम्स और थेरेपीज बता तो दी, पर जब पेरेंट्स एक्शन मोड में आते हैं तो वो बच्चे का पूरा शेड्यूल थेरेपी से पैक कर देते हैं। सुबह स्पीच थेरेपी, दोपहर को ओटी, शाम को सोशल स्किल्स क्लास। मुझे वैसा लगता है जैसे किसी फूल को जल्दी बड़ा करने के लिए उसकी पत्तियां खींचना। हाँ, एग्जैक्टली। या फिर किसी कंप्यूटर का सीपीयू ऑलरेडी 100% कैपेसिटी पर चल रहा हो और हम उसमें 10 और हेवी एप्लीकेशंस ओपन कर दें। क्या हम इस ओवर थेरेपी से बच्चे का सिस्टम क्रैश यानी बर्नआउट नहीं करवा रहे? हम उनका बचपन जीने का वक्त ही छीन रहे हैं ना? आपका ये पॉइंट पूरे न्यूरो डाइवर्सिटी मूवमेंट का कोर आर्ग्यूमेंट है। देवेंद्रा का इकोसिस्टम अप्रोच यही कहता है कि इंटेंसिटी से ज्यादा इंटीग्रेशन जरूरी है। इंटीग्रेशन मतलब उनके रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना। हाँ, बच्चे को क्लिनिक में घंटों बैठाकर ड्रिल करवाने से सीपीयू ओवरहीट ही होगा। बेहतर यह है कि वो स्किल्स उनके नेचुरल एनवायरनमेंट यानी खेल और डेली रूटीन्स में वीव की जाएं। तभी शायद म्यूजिक, आर्ट या एनिमल असिस्टेड थेरेपी असरदार होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहां डिमांड्स लो होती हैं और एक्सप्रेस करने का चैनल खुला होता है। बिना सही या गलत के प्रेशर के नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है और एक्चुअल लर्निंग तभी आती है। अब एनवायरनमेंट का जिक्र आया है तो घर के बाद बच्चे का सबसे बड़ा क्लैश पॉइंट होता है स्कूल। दिन का एक बड़ा हिस्सा बच्चा एक ऐसे सिस्टम में बिताता है जिसे उसके दिमाग के हिसाब से बिल्कुल डिजाइन नहीं किया गया। हाँ, ये एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर रहा है। इंक्लूसिव वर्सेस स्पेशल स्कूल्स की डिबेट हमेशा रहती है और अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स मेन स्ट्रीम इंक्लूसिव स्कूल को एक ट्रॉफी की तरह देखते हैं। सही बात है। उन्हें लगता है अगर बच्चा रेगुलर स्कूल चला गया तो समाज में उनकी जीत हो गई, और वो बच्चा वहां डेली स्ट्रगल कर रहा हो। क्या हम सोसाइटी के मैट्रिक्स को बच्चे की एक्चुअल नीड्स पर भारी पड़ने दे रहे हैं? ये सच में हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक फेटल फ्लॉ है जिसे गोविंद पाठक ने बड़ी लॉजिकल प्रिसिशन से पॉइंट आउट किया है। देखिए, इंक्लूजन का मतलब सिर्फ एक ही कमरे में सबकी अटेंडेंस लगाना नहीं होता। तो असली इंक्लूजन क्या है? अगर बच्चा फिजिकली वहीं है पर लगातार सेंसरी थ्रेट महसूस कर रहा है और मिसअंडरस्टूड है, तो वो इंक्लूजन नहीं, टॉर्चर है। दूसरी तरफ स्पेशल स्कूल्स छोटी क्लासेस और स्ट्रक्चर्ड रूटीन देते हैं, पर लोग उसको एक समझौता मानते हैं, जो कि गलत है। इनमें से कोई भी चॉइस समझौता नहीं है। सवाल ये नहीं है कि बच्चा कहाँ ठीक दिखेगा, सवाल ये है कि बच्चे का आर्किटेक्चर किस एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट के नजरिए से एक ऑटिज्म फ्रेंडली क्लासरूम को इंजीनियर कैसे किया जाता है? उस स्पेस को इंजीनियर करने के 3 मुख्य पिलर्स हैं। पहला है विजुअल सपोर्ट्स। ऑटिस्टिक ब्रेन्स में ऑडिटरी प्रोसेसिंग थोड़ा डिलेड हो सकता है, पर विजुअल प्रोसेसिंग स्ट्रांग होती है। यानी इंस्ट्रक्शन सिर्फ बोलने के बजाय पिक्चर्स में होने चाहिए। हाँ, पिक्चर शेड्यूल्स बहुत काम आते हैं। दूसरा है ट्रांजिशंस का मैनेजमेंट। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना एक न्यूरोटिपिकल के लिए आम बात है, पर ऑटिस्टिक दिमाग के लिए ये अचानक शिफ्ट एक थ्रेट सिग्नल है। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं? वहां विजुअल टाइमर्स और एडवांस वार्निंग्स काम आते हैं कि 5 मिनट बचे हैं। और तीसरा, एक ऐसा टीचर जो बिहेवियर को इन सबऑर्डिनेशन की तरह पंच न करे, बल्कि एक कम्युनिकेशन डेटा की तरह एनालाइज करे। एक रेगुलेटेड टीचर ही एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट बना सकता है। वाओ, इन सब विश्लेषण को सुनने के बाद ना ऑटिज्म रीइमेजिन्ड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं लगता, ये एक मैनिफेस्टो लगता है। एकदम सही कहा आपने। हमने इस पूरे सफर में देखा कि न्यूरोडाइवर्सिटी को सिर्फ समझना काफी नहीं है, इसके अराउंड आते हुए फिजिकल और इमोशनल आर्किटेक्चर्स को रीडिजाइन करना पड़ेगा। और बिहेवियर जिसे हम अब तक प्रॉब्लम मानते थे, वो एक डीपली कोडेड लैंग्वेज है। थेरेपी फिक्सिंग के लिए नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम को शांत करने का एक ब्रिज है। और चाहे घर हो या एजुकेशन सिस्टम, गोल बच्चे को बाकियों जैसा दिखाना नहीं, बल्कि उसे सेफली और इंडिपेंडेंटली दुनिया में फंक्शन करने के काबिल बनाना है। बिल्कुल। देवेंद्र और गोविंद का काम हमें मेडिकल फ्रेमवर्क की सीमाओं से निकालकर
एक एथिकल और फंक्शनल सिस्टम्स आर्किटेक्चर की तरफ ले जाता है। जब हम अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से आगे बढ़कर ज़मीनी बदलाव लाते हैं, तभी सच्ची न्यूरो इंक्लूजन संभव है। और इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले चलिए हम एक कदम और पीछे हटकर इस पूरे मुद्दे को एक दूसरे लेंस से देखते हैं। कैसा लेंस? हमने बात की न्यूरो डिवर्जेंट बच्चों के लिए क्लासरूम्स और वर्क प्लेसेस को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, विजुअली क्लियर और सेंसरली काम बनाने की। पर जरा रुकिए और सोचिए, अगर हम सोसाइटी में ऐसी स्पेसेस डिजाइन करें जहां इंस्ट्रक्शंस आसान और क्लियर हों, जहां रोशनी और आवाज का ओवरवेल्म कम हो, हाँ, जहाँ अलग तरीके से कम्युनिकेट करने को एम्पैथी के साथ देखा जाए, तो क्या उस क्लियर और शांत दुनिया में हम सब यानी न्यूरोटिपिकल लोग भी ज्यादा आराम और बेहतर तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे? शायद किसी न्यूरोटाइप को अकोमोडेट करने की इस जिद में हम आखिर में पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतर और सुलझी हुई दुनिया इंजीनियर कर बैठेंगे। ये सोचना सच में एक ज़रूरी और उम्मीद से भरा कदम है। इस फ्रेमवर्क का असली असर उनके साथ साथ हमारे अपने नज़रिए और सोसाइटी पर पड़ना ही इस चर्चा की जीत है। यही वो शिफ्ट है जिसकी हमें ज़रूरत है। श्रोताओं के लिए यही संदेश है कि इस मुद्दे पर आगे भी पढ़ते रहें और उन पैटर्न्स को नए लेंस से देखने की कोशिश करें। अगली गहरी चर्चा तक के लिए सीखते और समझते रहें।